हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम 25 तारीख को होने वाला है उनके लिए ये वीडियो एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये है कम्युनिकेशन का पीवाईक्यूज, जो कि आपका 2022 के इसमें पीवाईक्यूज है। और ये जो पीवाईक्यूज है आपके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है। तो जो भी बच्चे 25 तारीख को एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर फर्दर जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है, वो सभी लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत कम समय में आपको पूरा कम्युनिकेशन एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ताकि हमें और इंस्पिरेशन मिले और आपके लिए और अच्छा कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग कम्युनिकेशन के पीवाईक्यूज को देखेंगे, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में कम से कम 4 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं इस जो है कि पीवाईक्यूज से। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 का, जिससे बहुत ज़्यादा बहुत ईजी, सबसे ईजी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं टीचिंग से भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं रिसर्च से भी रिलेटेड है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि एक दूसरे से कोरिलेट कर जाते हैं और क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम है और आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस एंड सिंबल इज नोन एज। ठीक है, वर्बल मतलब जो हम लोग चीज़ों को टेक्स्ट के फॉर्म में बोलते हैं, सिर्फ वर्ड के फॉर्म में बोलते हैं, उसे वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल मतलब कि उसमें हम लोग साइंस का, सिम्बल्स का, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, टेक्स्ट उसमें इंक्लूड नहीं होता है, कोई वर्ड इंक्लूड नहीं होता है, उसे नॉन वर्बल बोलते हैं। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, अगर देखा जाए सिंपली तो वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइप है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सर्कुलर और ऐसे बहुत सारे टाइप है। ठीक है, मेनली अगर टेक्स्ट के फॉर्म में देखा जाए तो वो वर्बल और नॉन वर्बल है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इसमें चैनलाइजेशन, कंट्रोल कम्युनिकेशन, इनकोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आपको इनकोडिंग बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन एंड सिंबल इज नोन एज इनकोडिंग। इसको क्या बोलते हैं, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल और साइन सिंबल दोनों यूज होते हैं, इसको बोलते हैं। इसके लिए जो टर्म यूज होगा इनकोडिंग होगा। ओके, समझ गए होंगे। ठीक, किसी मैसेज को इनकोड करना, उसको समझना, उसे बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मतलब मौखिक कम्युनिकेशन, क्या इफेक्ट्स है मौखिक कम्युनिकेशन के, बातचीत के। तो ये फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन, पर्सनल कनेक्ट, फीडबैक, ऑब्जेक्टिविटी, अब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है ये बताना है आपको। तो आप सभी को पता है कि ये जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ओरल कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होता। अगर हम बोलेंगे तो पूरी बात बोलते हैं, टुकड़ा टुकड़ा खंडित नहीं होता है। तो पहले ए नहीं होगा, तो यहाँ पे जो भी ए है उसको कट करेंगे। ठीक, उसके बाद आपका है पर्सनल कनेक्ट। बिल्कुल, अगर हम लोग कोई चीज़ को बोल के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनली और किसी ना किसी तरह से एक तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों से पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं अगर ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, ये उसका इफेक्ट है। ठीक, उसके बाद है फीडबैक। बिल्कुल फीडबैक भी दे सकते हैं, अगर हम लोग ओरल कनेक्ट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से वर्बली बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको फीडबैक भी देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये फीडबैक भी है। तो बी एंड सी है, तो यहाँ पे सी देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो सी इसमें भी है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, बी एंड सी तो हो गया है। ठीक, उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है इसमें, और अब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये भी जो है कि गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है ओरल कम्युनिकेशन का, उसमें सिर्फ होगा पर्सनल कनेक्ट और फीडबैक, ये दोनों सही है, बाकी सारी चीज सही गलत है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ठीक है, बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन में जो आपको हमने मॉडल्स पढ़ाए थे कम्युनिकेशन, अगर आप सभी को याद होगा एक बार जरूर देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि उसके जो भी एलिमेंट्स है, उन्होंने जो कम्युनिकेशन का अपना मॉडल दिया है, उनका क्या, कौन सा मॉडल था, लीनियर मॉडल था। पहला हिस्ट्री में सबसे पहला जो है कि मॉडल इन्हीं का था, लीनियर मॉडल इन्होंने दिया था। याद रखिएगा, इसमें फीडबैक नहीं था, नॉइज नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था, और पहला मॉडल था जिसे अरिस्टोटल ने दिया हुआ था। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, वन वे भी बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन मॉडल भी इसको कहा जाता है। और ये फर्स्ट मॉडल था कम्युनिकेशन का हिस्ट्री में। ठीक, अरस्तु, अरिस्टोटल। तो उससे क्या क्या एलिमेंट्स था आपको हमने बताया था कि याद रखिएगा, इसके जो उन्होंने बताया था स्पीच, स्पीकर, ये सब चीज़ें, तो आपको हमने बताया था कि ये जो है कि कम्युनिकेशन का इन्होंने जो एलिमेंट्स दिया था उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद किया, क्या क्या उसके उनके एलिमेंट्स में था। ठीक है,
यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है, उसको सीक्वेंस से बताना कि क्या था। तो पहले सबसे अगर हम बात करेंगे कि अगर आप कहीं भी बातचीत करेंगे या फिर कोई भी मैसेज डिलीवर करेंगे तो सबसे पहले वो मैसेज डिलीवर करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले तो स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। पहले स्पीकर रहेगा तब तो आगे कोई चीज़ बातचीत बढ़ेगी। फिर वो क्या कहना चाहता है, स्पीच, यहाँ पे मैसेज को स्पीच कहा है अरिस्टोटल ने, तो वो होना चाहिए, नॉर्मल है, ठीक। उसके बाद ओकेजन, ठीक है, किस माध्यम से कह रहा है वो होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे चैनल को ओकेजन बोला गया है, ठीक। उसके बाद ऑडियंस होना चाहिए कि किससे कहना चाहता है वो भी तो होना चाहिए, और फिर वो जो बात उन्होंने कहा है उसका क्या इफेक्ट रहा, वो क्या समझा मैसेज को, ठीक है, क्या डिकोड किया, तो वो यहाँ पे इफेक्ट के रूप में है। तो ये हो जाएगा। तो बहुत ईजी, आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर 4 होगा। तो मतलब पहले अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो याद कर लीजिए, स्पीकर होगा, फिर स्पीच होगा, मतलब वो क्या कहना चाहता है, फिर उसके बाद फिर ओकेजन होगा कि किस माध्यम से कहना चाहता है, किस अवसर में कहना चाहता है, फेस टू फेस कहना चाहता है, कैसे कहना चाहता है, फिर ऑडियंस किससे कहना चाहता है, और इफेक्ट मतलब उस पर जो उन्होंने बात कही क्या प्रभाव पड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने मैंने कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स बताए थे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो है कि कम्युनिकेशन के मॉडल, अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके वो वीडियो देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए अगर आ जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन कम्युनिकेशन कंटेंट्स आर पर्पसफुली एडजस्टेड टू फिट एन आइडियोलॉजी द रिजल्ट विल बी, ठीक है। बोला है कि जब कम्युनिकेशन को जो है कि पर्पज के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, किसी विचारधारा के जो है कि अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाए तो क्या रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ पीस, सोशल प्रैक्टिसबिलिटी और पावर ऑफ डिस्टोरेशन, ठीक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पावर ऑफ डिस्टोरेशन, जो है कि ये होता है अगर किसी को पर्पसफुली किसी चीज़ को, किसी आइडियोलॉजी को जो हम लोग फिट करते हैं तो ये कम्युनिकेशन का जो है कि रिजल्ट होता है, ठीक है। इससे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कि भाषण देती है तो वो एक तरह से पावर को ही रजिस्ट्रेशन करने का चीज़ होता है, ठीक है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन, दिस सेकेंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय विल्बर स्क्रैम, देखिए आगे हमने आपको विल्बर स्क्रैम की भी बताई थी आपको कि इनका भी अगर जो भी देखिए सीक्वेंस पूछ रहा है कि ये भी अपने जो मॉडल बताए थे उसमें उन्होंने कैसे कम्युनिकेशन के सीक्वेंस को इनको बताया था। अभी अरिस्टोटल का पूछा था और अब पूछ दिया विल्बर स्क्रैम का। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में हमने बताया है और ज़्यादा देर की वीडियो भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की मात्र वीडियो है, ठीक है। तो आप चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको यूजीसी नेट लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप विल्बर स्क्रैम के जो उन्होंने मॉडल दिया है कम्युनिकेशन का, जो सेकंड मॉडल है कम्युनिकेशन का, इन्होंने कहा है कि इसको अब आप लोग इसको क्या करिए, क्रम से लगाइए। इन्होंने क्या कैसे बताया है, कौन सा क्रम का बताया वो बताइए। तो पहला है कि इनकोड, क्या करेंगे, पहले हम लोग मैसेज करेंगे, ठीक, मैसेज को इनकोड करेंगे, क्या मैसेज भेजना है। फिर उसके बाद डिकोड, यहाँ पे दूसरा है आपका डिकोड, ठीक है। फिर डिकोड होगा, डिकोड के बाद इंटरप्रेट मतलब समझेंगे, समझने के बाद उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक, मॉडिफाई करने के बाद उसको एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो ये आपका विल्बर स्क्रैम का जो है कि कम्युनिकेशन मॉडल के एलिमेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन सिस्टम इज दैट इज, मतलब मौखिक जो कम्युनिकेशन होता है जो हम लोग वर्बली करते हैं उस कम्युनिकेशन की विशेषता क्या है, ठीक है। मेडिटेटेड होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है, इम्पर्सनल होती है, नॉइज लेडन होती है। क्या होती है इसकी विशेषता, तो ये होती है पॉइंट टू पॉइंट, जो हम बात करना चाहते हैं डायरेक्ट ओरली हम लोग वही बोलते हैं कि हाँ मुझे ये तुमसे दिक्कत है, हम ये बोल रहे हैं, हाँ हम ये समझाना चाहते हैं, हाँ कम्युनिकेशन की डिफिनेशन ये होती है, अभी हम आपको बता रहे हैं तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हाँ जो कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये चीज होती है। तो हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसका एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हम लोग क्लासरूम में करते हैं तो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आई कॉन्टेक्ट कैसे करें, उससे पता चलता है कि बहुत बच्चा घबरा रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, या फिर अगर हम लोग किसी डिस्टेंस में ज़्यादा खड़े हैं, ये सब चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है कि दिखाती है। आपने कम्युनिकेशन में हैप्टिक्स, काइनेस्टिक, ये सब चीज़ें पढ़ी। हैप्टिक जो टच को शो करता है और काइनेस्टिक मूवमेंट को शो करता है, किसी के मूवमेंट से हम समझ जाते हैं कि हाँ बहुत घबरा रहा है, टच समझ जाते हैं कि इसको बुखार है, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो ये भी एक कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें कम्युनिकेशन में बहुत वेरी करती है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा आपका पार्ट है, ठीक है,
तो यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट विथ स्टूडेंट, रेड्यूस स्पैचुअल डिस्टेंस, रिडक्शन इन पर्सनल स्पेस ऑफ स्टूडेंट, कीपिंग द आर्म्स फोल्डेड, नॉन कन्फ्रंटेशनल गेस्चर्स। ठीक है, गेस्चर से भी हम लोग पता करते हैं कि किसी तरह से कौन सा बच्चा खड़ा है, क्या चीज़ है, तो उससे भी पता चल जाता है कि वो क्या फील कर रहा है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो आपका होगा वो होगा आई कॉन्टेक्ट विथ स्टूडेंट, ये पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका रेड्यूस स्पेचुअल डिस्टेंस, और वही अगला बात करेंगे तो नॉन कॉन्फ्रेंशियल गेस्चर। ठीक है, गेस्चर अगर स्पेस की बात करेंगे, गेस्चर हो गया आपका, उसके बाद आई कॉन्टेक्ट हो गया और रेड्यूस स्पेचुअल डिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों आपके पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कीपिंग द आर्म्स फोल्डेड ये नहीं होगा, रिडक्शन द पर्सनल स्पेस ऑफ स्टूडेंट ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द मास मीडिया आर द मोस्ट पावरफुल इन एनी डेवलपिंग कंट्री। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन मास मीडिया इन एनी डेवलपिंग सोसाइटी। ये दो आपके स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो पहले अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द मास मीडिया आर द मोस्ट पावरफुल इन एनी डेवलपिंग कंट्री, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल हर जगह जो है कि ये सही सिद्ध नहीं हो सकता है कि हर जगह मास मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर पावरफुल देन मास मीडिया इन एनी डेवलपिंग कंट्री, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, 8वें का आंसर होगा 4, पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, एजेंडा सेटिंग इज अ फंक्शन ऑफ, जो एजेंडा सेटिंग है, एजेंडा आपने सुना होगा, तो फंक्शन ऑफ लीगल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वैसे एजेंडा से अगर बात करेंगे तो ये पॉलिटिकल से रिलेटेड होगा, आपने सुना होगा। तो एजेंडा सेटिंग कोई भी मुद्दे को एकदम फंक्शनली करके पॉलिटिकल चीज़ में दिखाया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो पॉलिटिकल से रिलेटेड है। अब बात आई आपकी ग्रेप वाइन, तो ये आ गई तो हम बता देते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है। काफ़ी बार पूछता, अभी जून में पूछा होता। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है कि किसी भी फॉर्मल मैसेज को, जब कोई भी फॉर्मल मैसेज इनफॉर्मल तरीके से फैल जाता है तो उसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे किसी ऑफिस में कोई न्यूज़ आनी थी फॉर्मली तरीके से, लेकिन अगर किसी कलीग की एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग है और एक फॉर्मल मैसेज को वो इनफॉर्मली तरीके से उससे बता देते हैं और इस तरह से वो ऑफिस में फैल जाती है, तो इसे बोलते हैं किसी फॉर्मल मैसेज का इनफॉर्मल तरीके से फैलना ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। और एक तरह से ये इनफॉर्मल मैसेज का जो है कि रूप है। ठीक है, तो ये भी बहुत ध्यान रखिएगा, इसे गुच्छ कम्युनिकेशन, गुच्छ संचार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला आपका है 10th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, द रेफिक्सेशन ऑफ स्टीरियोटाइप इज मेड पॉसिबल बाई कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ सोशल इक्वेंस, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, लैंग्वेज, आइडियोलॉजिकल लिनियरिटी, एलिनरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 3rd। इसका जो रेप्लिकेशन ऑफ स्टीरियोटाइप इज मेड पॉसिबल कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज। अगर कोई बच्चा भोजपुरी में बात करे तो लोग तुरंत बोल देते हैं अरे भोजपुरी में बात कर रहा है मतलब बिहारी है, तो एक पहले से स्टीरियोटाइप बन गया है कि अगर ये इस लैंग्वेज में बात कर रहा है चाहे किसी तरीके से, तो वो लोग उस तरीके से पहले से बनी हुई ये चीज़ें कम्युनिकेशन में, उस तरह से लोगों के मन में बना हुआ है कि थोड़ा बहुत अगर अ करके बात करें तो बेंगोली है। ये सब चीज़ें जो है कि एक तरह से लैंग्वेज को शो करती है और ये एक स्टीरियोटाइप पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन विल फैसिलिटेट लर्नर्स टू, यहाँ पे मीट इमोशनल एंड सोशल नीड्स, एक्वायर साइंटिफिक एटीट्यूड, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, SHRA, बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव्स इन, डिस्कार्ड द फैमिलियर पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो पहला होगा कि मीट इमोशनल एंड सोशल नीड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, उसके बाद होगा एक्वायर साइंटिफिक एटीट्यूड, और तीसरा आपका होगा डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, SHRA। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लासरूम कम्युनिकेशन में लर्नर्स के लिए, तो इसका सही आंसर होगा 1st। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर है आपका 12th नंबर क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव क्रिएटेड सोशल अवेयरनेस अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज। बिल्कुल सही है कि जब नई नई जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, AI आ गई है, ये सब चीज़ें क्या करती है, बिल्कुल सोशल अवेयरनेस बढ़ाई रही है, हर चीज़ की जानकारी हो रही है, कल्चरल बाउंड्रीज भी कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही है और लोगों को हर कल्चर के बारे में जो है कि जागरूक कर रही है, तो बिल्कुल सही है।
उसके बाद है डिस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा स्टेटमेंट है द डिस इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेंटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज हार्ड फैक्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो भी नए सेंटर्स बन रहे हैं उनके लिए और चीज़ों के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इज प्रोपेल्ड बाई, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन आई है, जो क्रांति आई है, वो किस वजह से आई है? तो कोल्ड वार प्रोपेगेंडा, इंटरनेशनल कॉमर्स, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस और चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि क्या टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस के लिए, टेक्नोलॉजी बदलाव के कारण जो है कि जो भी कम्युनिकेशन में बदलाव आए हैं, क्रांति आई है, इस वजह से आई है। ये बिल्कुल तो वैसे भी गलत ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट पे ही है, दो स्टेटमेंट दिए हुए, कौन सा सही है ये बताना है। पहला है नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ कल्चरल कैपिटल ऑफ ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। बिल्कुल सही है कि अगर ज्ञान है तो हर कल्चर की जो है कि वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्पज है, कल्चरल कैपिटल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। तो बिल्कुल सही है कि नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ कल्चर प्रैक्टिकल कैपिटल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, बिल्कुल सही है। अगला है कम्युनिकेशन मीडिया में कल्चरल कैपिटल फॉर्म ऑफ इलिमिटेबल प्रॉपर्टी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है when it come to knowledge sharing the important aspect of communication are। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग होता है तो इम्पोर्टेंट क्या है, एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का। पहला है द सप्लाई साइड, द डिमांड साइड, द पॉलिसी करेंट, द पुश एंड पुल ऑफ पॉलिसी मेकर्स, द चॉइस ऑफ फिल्टर्स वर्क फ्रॉम द। ठीक है, इसका बताना है कि सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो द सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन में, डिमांड साइड भी हो जाएगा और पॉलिसी करेंट्स भी हो जाएंगे। तो ये तीनों आपके जो कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे ए जो है ABC सही है, यहाँ पे मेकर्स नहीं होगा, फिल्टर्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In communication, a higher order of inference drawn from experience, direct or indirect, is responsible for। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि हाई ऑर्डर ऑफ इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम, जो हाई ऑर्डर कम्युनिकेशन होता है, इन्फ्रेंस होता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल किस लिए, जनरलाइजेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, अब्स्ट्रैक्शन के लिए और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के लिए, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हम लोग हाई ऑर्डर कम्युनिकेशन में इन्फ्रेंस लाते हैं, एक्सपीरियंस लाते हैं, किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका होगा आपका अब्स्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर अब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, in which context the true effect of mass media communication on mass audience can be understood, economic, social, political, spiritual। ये क्वेश्चन है कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है कि ट्रूली इफेक्ट करता है मास मीडिया कम्युनिकेशन में मास ऑडियंस को। ठीक है, कन्वेंशन, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सोशली तरीके से ये जो है कि इफेक्ट करता है, अंडरस्टूड करता है। ओके, चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो पहला है द न्यू सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ फैसिलिटेटेड द इमरजेंस ऑफ एन इंटरएक्टिव सोसाइटी। बिल्कुल सही है कि जो नया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया है उसकी वजह से जो है कि एक इंटरएक्टिव सोसाइटी का जो है कि डेवलपमेंट हुआ है, इमरजेंस हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद द न्यू सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज डिजिटल एंड हैज़ इंटीग्रेटेड मल्टीपल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क। ये बिल्कुल सही है कि जो नया सिस्टम आया है कम्युनिकेशन का वो बिल्कुल डिजिटल है, इंटीग्रेटेड है और मल्टीपल मोड्स है कम्युनिकेशन के, अलग अलग जो है कि मोड से बात करने के लिए हम लोग जहाँ चाहे वहाँ फेसबुक, व्हाट्सअप, लैपटॉप, PC, जिस तरीके से चाहे इंटरनेट के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं, डिजिटल थ्रू। तो बहुत सारे मोड्स हैं, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा आप जो है कि डिजिटल वे में सोचेंगे तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल वे में और थोड़ा सा उसमें अपनी चीज़ों को कम्युनिकेशन की चीज़ों को समझेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। देखिए आप क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के बारे में आपको मैंने बताया क्या था कि जब कोई फॉर्मल मैसेज इनफॉर्मल तरीके से फैल जाता है तो उसे ही बोलते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो इसके एडवांटेज क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, इसके एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे पहला है कि स्मूथ फ्लोट ऑफ एडवर्स कमेंट्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये इसके एडवांटेज में नहीं आएगा, डिसएडवांटेज में आएगा। नोइंग द मोरल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है कि ये इसका है कि मोरल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। स्प्रेड यहाँ पे है कि स्पीड ऑफ प्रोपेगेंडिस्ट व्यूज, ये गलत हो जाएगा। टू नो द इम्पॉर्टेंट इशूज फेस्ड बाय द एम्प्लॉइज, बिल्कुल सही हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय एनेक्सिटी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर BDE होगा कि इसके एडवांटेज है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस आवर फीडबैक टू द कम्युनिकेशन मैसेज मोस्ट इज। ठीक है, जो आपका
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लुएंस और फीडबैक का कितना प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन के मैसेज पर। तो क्या है, लोकेशन ऑफ रिसेप्शन, चैनल ऑफ मेडिटेशन, रिस्पेक्टर इन्वॉल्वमेंट और ट्रांसमिशन इकोनॉमी। तो जो फीडबैक का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कम्युनिकेशन, वो होता है कि रिस्पेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये आपका कम्युनिकेशन का जो है कि पूरा वीडियो रहा, जिसमें हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन क्या है और जो भी इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन थे वो बताने की कोशिश की। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन के सेट कैसे लगे। ये सारी मेहनत आपके लिए एक अच्छे जो है कि बेहतरीन तैयारी के लिए, बेहतरीन रिजल्ट के लिए किया जा रहा है। आपको जिस भी और टॉपिक पे चाहिए वीडियो, बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।